तो आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, शायद नजरअंदाज भी कर देते हैं। फूल देने वाले पौधे, चाहे वो बालकनी का गमला हो, सड़क किनारे उगा कोई पेड़ हो या खेत में लहलहाती फसल। पर क्या हमने कभी इन्हें एक इंजीनियर की नजर से देखा है? इनके डिजाइन, इनकी बनावट को समझने की कोशिश की है? आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जीव विज्ञान की एक किताब के कुछ अंश हैं जो इन पौधों की बाहरी संरचना यानी आकारिकी के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि किस हिस्से को क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि ये डिज़ाइन काम कैसे करता है। एक पौधा ज़मीन में अपनी पकड़ बनाने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल करता है, सूरज की रोशनी तक पहुंचने की रेस ये कैसे जीतता है। मतलब ये एक तरह से पौधे की इंजीनियरिंग को समझने जैसा है, उसकी वास्तुकला को परत दर परत खोलना। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो इस पूरी इमारत की नींव है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जमीन के नीचे मौजूद जड़ प्रणाली से। जब भी बगीचे में कोई खरपतवार उखाड़ो तो सबसे पहले जड़ें ही हाथ में आती हैं। कुछ पौधों की जड़ें एक मोटी गाजर जैसी होती हैं और कुछ की किसी झाड़ू की तरह फैली हुई। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ धागे नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक पूरा विज्ञान है। हाँ, और आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से दो तरह के मूल तंत्र या रूट सिस्टम का जिक्र है। पहला है मूसला मूल तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मुख्य सीधी और मोटी जड़ होती है जो बीज के मूलांकुर से निकलकर सीधे जमीन में गहराई तक जाती है। अच्छा। सोचिए, एक मजबूत खूंटे की तरह। फिर उससे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। ज्यादातर बड़े पेड़ या सरसों जैसे पौधों में यही सिस्टम होता है, क्योंकि उन्हें जमीन में बहुत गहरी पकड़ चाहिए। अच्छा, तो ये गहरी खुदाई के लिए बना डिजाइन है। और वो झाड़ू जैसा सिस्टम? वह झकड़ा मूल तंत्र या फाइब्रस रूट सिस्टम, ये ज्यादातर एक बीज पत्री पौधों जैसे गेहूं, चावल या घास में मिलता है। और ये एक बहुत ही चालाक एडेप्टेशन है। इन पौधों को तेजी से बढ़ना होता है और जमीन की ऊपरी सतह से ही फटाफट पानी खींचना होता है। तो एक गहरी जड़ में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय ये तने के आधार से ही हजारों रेशेदार जड़ें फैलाकर एक जाल बना लेते हैं। ये मिट्टी को भी मजबूती से पकड़ते हैं। इसीलिए तो लॉन की घास को उखाड़ना इतना मुश्किल होता है ना। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मेरे बगीचे में कोई पौधा है जिसकी जड़ें गुच्छे जैसी हैं, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो एक बीजपत्री होगा? क्या ये नियम हमेशा काम करता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, ये एक बहुत अच्छा फील्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है। अगर आपको घास जैसा कोई पौधा दिखे तो आप लगभग यकीन कर सकते हैं कि उसकी जड़ें झकड़ा होंगी और पत्तियों की नसें समानांतर। अरे वाह! प्रकृति में ये पैटर्न बार बार दिखते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन कुछ जड़ें तो बहुत ही अजीब होती हैं, जैसे बरगद के पेड़ से जो मोटी मोटी रस्सियां लटकती हैं। वो क्या है? वो तो जमीन से नहीं निकलती। बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें अपस्थानिक मूल यानी एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये वो जड़ें हैं जो अपनी सामान्य जगह यानी मूलांकुर से नहीं, बल्कि पौधे के किसी और हिस्से जैसे तने या पत्ती से निकलती हैं। अच्छा। और बरगद इसका सबसे शानदार उदाहरण है। कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में जो ग्रेट बैनियन ट्री है, वो 250 साल से ज्यादा पुराना है। उसकी लटकती हुई जड़ें जमीन में घुसकर इतनी मजबूत हो गई हैं कि आज वो पूरा पेड़ एक छोटे जंगल जैसा दिखता है। सच में? हाँ, और मजे की बात यह है कि उसका जो मुख्य असली तना था वो कई साल पहले ही खत्म हो चुका है। पूरा पेड़ आज अपनी हजारों अपस्थानिक जड़ों पर खड़ा है। वाह! मतलब वो जड़ें अब खंभों का काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो जड़ों का काम सिर्फ पानी खींचना नहीं, बल्कि सहारा देना, खाना जमा करना, ये सब भी है। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि पानी और खनिज सूखने के अलावा पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना जैसे गाजर में, और कुछ जरूरी हार्मोन बनाना भी जड़ों का ही काम है। अगर हम किसी एक जड़ की नोक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो क्या वो बस एक सिरा होता है या उसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं? नहीं, उसके भी बहुत स्पष्ट हिस्से होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जड़ की नोक एक खोजकर्ता की तरह है जो मिट्टी में अपना रास्ता बना रही है। तो सबसे आगे एक हेलमेट होता है जिसे मूलगोप या रूट कैप कहते हैं। हेलमेट? हाँ, इसका काम है नाजुक सिरे को पत्थरों और मिट्टी के रगड़ से बचाना। इस हेलमेट के ठीक पीछे होता है ग्रोथ इंजन यानी मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र,
जहां कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाती हैं। और फिर यही नई कोशिकाएं जड़ को लंबा करती होंगी? सही पकड़ा। ग्रोथ इंजन के ठीक ऊपर होता है स्ट्रेचिंग जोन, यानी दीर्घीकरण क्षेत्र। यहाँ वो नई कोशिकाएं पानी भरकर तेजी से लंबी होती हैं और इसी से जड़ मिट्टी में और गहरी जाती है। और सबसे आखिर में आता है परिपक्व क्षेत्र, जहां से असली काम शुरू होता है। यहीं से लाखों पतले धागों जैसे मूल रोम या रूट हेयर्स निकलते हैं, जो असल में पानी और खनिजों को सोखते हैं। तो जड़ें एक एंकर की तरह पौधे को जमाए रखती हैं और पाइपलाइन की तरह पानी ऊपर खींचती हैं। लेकिन ये पानी और खनिज पत्तियों तक यानी पौधे की रसोई तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर पौधे के हाईवे सिस्टम यानी तने का रोल आता होगा। बिल्कुल, यहीं से कहानी जमीन के ऊपर शुरू होती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि तने का काम सिर्फ पौधे को सीधा खड़ा रखना है, एक मजबूत खंबे की तरह। वो इसका एक बड़ा काम लहूल है, लेकिन ये आधा ही सच है। तना सिर्फ एक खंभा नहीं, बल्कि एक शहर का ट्रैफिक सिस्टम है। इसमें दो तरफा ट्रैफिक चलता है, नीचे जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक और ऊपर पत्तियों में बना खाना नीचे जड़ों तक। स्रोत के अनुसार इसकी सबसे बड़ी पहचान इस पर गांठ यानी नोड और पोरियो यानी इंटरनोड का होना है। एक मिनट, गांठ और पोरियां ये क्या होती हैं? इसे ऐसे समझिए कि तना एक सड़क है। गांठ वो बस स्टॉप हैं जहां से पत्तियां, शाखाएं या फूल निकलते हैं। अच्छा। और दो बस स्टॉप के बीच की जो खाली सड़क है उसे पोरिया कहते हैं। यही तने की बुनियादी बनावट है। और इतना ही नहीं, कुछ पौधों में तो ये गोदाम का काम भी करता है, जैसे आलू या अदरक जो हम खाते हैं। हाँ, वो असल में जमीन के नीचे मौजूद रूपांतरित फूले हुए तने ही हैं, जिनमें पौधे ने अपने लिए भोजन जमा कर रखा है। तो आलू एक जड़ नहीं बल्कि एक तना है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस हाईवे सिस्टम के जरिए पानी पौधे की रसोई तक पहुंच गया, और पौधे की रसोई तो पत्तियां ही होती हैं ना? जी हाँ, पत्ती पौधे का सबसे जरूरी कायिक अंग है। वो एक तरह का जीता जागता सोलर पैनल है। अच्छा, तो अगर एक पत्ती को देखें तो ये सिर्फ एक हरा हिस्सा नहीं है, इसके भी पार्ट्स होते होंगे। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार इसे ऐसे समझिए, जैसे हर पत्ती का अपना एक कनेक्टर होता है जो उसे तने की गांठ से जोड़ता है। उसे हम पर्णाधार कहते हैं। फिर आती है डंडी यानी पर्णवृंत। ये पत्ती का हाथ है जो उसे पकड़कर रोशनी की तरफ बढ़ाता है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा धूप मिले। सही। और ये हवा में पत्ती को हिलाकर उसे ठंडा रखने में भी मदद करता है। और फिर आता है मेन हिस्सा, वो चौड़ा हरा सोलर पैनल जिसे स्तरिका कहते हैं। इसी पर पौधे का पूरा खाना बनता है। जब मैं किसी पीपल के पत्ते को रोशनी में देखती हूँ तो उसमें नसों का एक घना जाल दिखता है, जैसे किसी शहर का नक्शा हो। लेकिन केले के पत्ते में सीधी सीधी लाइनें होती हैं। ये सिर्फ डिजाइन का फर्क है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? ये डिजाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे शिराविन्यास या विनेशन कहते हैं। ये असल में पत्ती के अंदर पानी और भोजन की पाइपलाइन का नेटवर्क है। जो जाल जैसा डिजाइन आपने पीपल के पत्ते में देखा, उसे जाली का शिराविन्यास कहते हैं। ये ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है, जिनकी जड़ें मूसला होती हैं। बिल्कुल। और जो समानांतर लाइनें केले या घास के पत्ते में दिखती हैं, उसे समानांतर शिराविन्यास कहते हैं, जो एक बीजपत्री पौधों की पहचान है। देखिए, फिर से वही पैटर्न, जड़ और पत्ती का डिजाइन आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और सवाल मन में आता है। आम की पत्ती तो एक अकेली पूरी पत्ती होती है, लेकिन नीम में एक ही डंडी पर कई छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। इनमें क्या फर्क है? ये पत्ती के प्रकार का विषय है। जब पत्ती का सोलर पैनल यानी स्तरिका एक ही हिस्से में हो, बिना किसी गहरे कटाव के, तो वो सरल पत्ती है, जैसे आम। लेकिन जब ये कटाव इतना गहरा हो कि वो बीज की नस तक पहुंच जाए और पत्ती कई छोटे छोटे पत्रकों में बढ़ जाए, तो उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे नीम या गुलाब में। पर ऐसा क्यों होता है? संयुक्त पत्ती होने का क्या फायदा है? इसके कई फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि तेज हवा इन छोटी छोटी पत्तियों के बीच से आसानी से निकल जाती है, जिससे पत्ती फटती नहीं है। अच्छा। दूसरा, अगर कोई कीड़ा एक पत्रक को खाता है तो पूरा पत्ता खराब नहीं होता। ये सब प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन है। और तने पर इन पत्तियों के लगने का क्रम भी मुझे बड़ा व्यवस्थित लगता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई पत्ती निकल आई हो। और इसका सीधा मकसद है हर पत्ती को ज्यादा से ज्यादा धूप दिलवाना। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है एकांतर, जिसमें हर गांठ से एक पत्ती निकलती है, एक दाईं ओर तो अगली बाईं ओर, जैसे गुड़हल में। अच्छा, ऑल्टरनेट। हाँ,
दूसरा है सम्मुख यानी ऑपोजिट, जहां हर गांठ से 2 पत्तियां आमने सामने निकलती हैं, जैसे अमरूद के पौधे में। और तीसरा है चक्करदार, जहां एक ही गांठ से 2 से ज्यादा पत्तियां एक चक्र में निकलती हैं। तो हमने पौधे की नींव यानी जड़ को समझ लिया, उसके हाईवे सिस्टम यानी तने को जान लिया और उसके सोलर पैनल यानी पत्तियों को भी देख लिया। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे खूबसूरत होता है, फूल। स्रोत कहते हैं कि फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचिए एक टेलीस्कोप की तरह। एक सामान्य तना एक खुला हुआ टेलीस्कोप है जिसमें गांठों के बीच पोरियां यानी खाली जगह होती हैं। ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से बंद कर दें, उसे कंप्रेस कर दें। सारी गांठें एक दूसरे के ऊपर आ गईं। अब उन गांठों से पत्तियां निकलने के बजाय रंगीन पंखुड़ियां और दूसरे पुष्पी अंग निकलने लगे। बस यही एक फूल है, एक दबा हुआ, सिकुड़ा हुआ, खूबसूरत तना। ये तो अद्भुत एनालॉजी है। मतलब फूल तने का ही एक बदलावा रूप है। तो फिर पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है तने पर फूलों के लगने का क्रम या व्यवस्था। ये भी रैंडम नहीं होता। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। और वो क्या है? पहला है असीमाक्षी। इसमें मुख्य अक्ष यानी जिस डंडी पर फूल लगे हैं वो लगातार बढ़ता रहता है और नए फूल ऊपर की तरफ आते रहते हैं, जबकि पुराने फूल नीचे होते हैं। तो एक पिरामिड की तरह जिसमें नई कलियां चोटी पर हों? बिल्कुल, सरसों इसका एक अच्छा उदाहरण है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है ससीमाक्षी। इसमें उल्टा होता है, मुख्य अक्ष के सिरे पर ही पहला फूल खिल जाता है, जिससे उस अक्ष की वृद्धि वहीं रुक जाती है। अच्छा, उसकी सीमा तय हो जाती है। सही। फिर नए फूल उसके नीचे या साइड से निकलते हैं। वाह। इसमें सबसे पुराना और बड़ा फूल आपको हमेशा केंद्र में या टॉप पर दिखेगा। तो एक पौधे की बनावट में कितनी गहराई, कितनी व्यवस्था छिपी है। जड़ की नोक पर मौजूद उस अदृश्य हेलमेट, मूल गोप से लेकर तने पर पत्तियों के लगने के गणितीय क्रम और फूलों की सुनियोजित व्यवस्था तक, ये तो एक पूरी इंजीनियरिंग की किताब है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि पौधों की बाहरी बनावट सिर्फ संयोग नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये लाखों सालों के विकास, पर्यावरण के साथ अनुकूलन और जीवन चक्र की चुनौतियों का परिणाम है। मूसला और झकड़ा जड़ें, सरल और संयुक्त पत्तियां, असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ये सब उस पौधे की कहानी बताते हैं। सोचिए कि फूल एक शाही दरबार है जो एक मंच पर लगा हुआ है। एक मंच पर। हाँ, इस मंच को यानी फूल की डंडी के फूले हुए सिरे को पुष्पासन कहते हैं। एक शाही दरबार, ये दिलचस्प है। तो फिर इस दरबार में कौन कौन है? इस दरबार में सदस्यों के 4 घेरे या कह सकते हैं चक्र होते हैं। सबसे बाहरी 2 घेरे हैं सहयोगी स्टाफ। सहयोगी स्टाफ। हाँ, पहला है कैलेक्स, जो हरे रंग के पहरेइयों यानी बाह्य दलों से बना है। इनका काम है कली को सुरक्षा करना। और दूसरा घेरा है कोरोला, यानी रंग बिरंगी पंखुड़ियों का समूह, जो दरबार का मुख्य आकर्षण है। जिनका काम मेहमानों को, मतलब परागण करने वाले कीटों को लुभाना है। बिल्कुल, एक घेरा सुरक्षा के लिए और दूसरा विज्ञापन के लिए। तो फिर असली रॉयल्टी कौन है? असली रॉयल्टी हैं अनिनर के 2 घेरे, जो सीधे प्रजनन का काम करते हैं। तीसरा घेरा है पुमंग, जो नर अंग हैं, और चौथा, जो सबसे केंद्र में है, वो है जायांग, जो मादा अंग हैं। पूरा दरबार इन्हीं की वजह से सजा है। लेकिन कभी-कभी तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सुरक्षा गार्ड है और कौन आकर्षक दरबारी, जैसे लिली या प्याज के फूलों में होता है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। उन फूलों में कैलिक्स और कोरोला इतने घुल मिल जाते हैं कि उनमें कोई फर्क ही नहीं दिखता। इस मिले जुले घेरे को परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। अच्छा, ये प्रकृति की दक्षता है। मतलब जब एक ही हिस्से से दोनों काम हो सकते हैं तो 2 अलग अलग क्यों बनाएं? और क्या ऐसा भी होता है कि किसी दरबार में या तो सिर्फ नर हो या सिर्फ मादा? हाँ बिल्कुल। जब किसी फूल में नर यानी पुंकेसर और मादा यानी अंडप दोनों अंग होते हैं तो वो द्विलिंगी कहलाता है, जैसे गुड़हल। और अगर सिर्फ एक ही हो तो वह एक लिंगी होता है, जैसे पपीते या खीरे के फूल। ये पौधों की प्रजनन रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? चलिए अब बात करते हैं फूलों के डिजाइन की, यानी उनकी सम्मिति की। कुछ फूल बिल्कुल गोल दिखते हैं, जैसे सरसों या धतूरा। उन्हें किसी भी तरफ से काटो, वे 2 बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। इसे त्रिज्या सम्मिति कहते हैं। ये एक खुला निमंत्रण जैसा है। खुला निमंत्रण? हाँ, फूल कह रहा है कोई भी कीट किसी भी दिशा से आए, स्वागत है।
ये एक जनरल स्टोर की तरह है जो हर ग्राहक को सेवा देता है। लेकिन मटर या गुलमोहर का फूल वो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा एक तरफा सा लगता है। हाँ, वो एक व्याससम्मिति वाले फूल हैं। उन्हें सिर्फ एक ही खास दिशा से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ये जनरल स्टोर नहीं है। नहीं, ये एक स्पेशलिटी बुटीक है। इसकी बनावट किसी खास ग्राहक यानी किसी खास कीट जैसे मधुमक्खी के लिए ही बनी है। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जो कीट को बिल्कुल सही जगह पर उतारता है ताकि परागण पक्का हो। और कुछ फूल जैसे केना, वो तो किसी नियम का पालन ही नहीं करते। सही कहा, वे असम्मित होते हैं। ये तो कमाल है। मतलब फूल का आकार तय करता है कि उसका परागण कौन करेगा। अब एक और चीज जो थोड़ी जटिल लगती है, पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति। हमारे स्रोतों में इसके 3 प्रकार बताए गए हैं: अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फूल के सबसे कीमती हिस्से यानी अंडाशय की सुरक्षा के स्तर को तय करता है। अच्छा। सोचिए, अंडाशय एक अनमोल गहना है। अब इस गहने को कैसे रखा गया है, यही यह वर्गीकरण बताता है। ठीक है, तो पहले प्रकार अधोजायांगता में ये गहना कहाँ रखा है? अधोजायांगता या हाइपोगाइनस में यह गहना यानी अंडाशय एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। बाकी सारे दरबारी, पंखुड़ियां, बाह्य दल, पुंकेसर उसके नीचे से निकलते हैं। सिंहासन पर। हाँ, इसीलिए इसे ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ये आपको सरसों, गुड़हल और बैगन में मिलेगा। और परिजायांगता में? परिजायांगता में सिंहासन उतना ऊंचा नहीं है, अंडाशय बीच में है और बाकी दरबारी उसके चारों ओर एक रिम पर, मतलब लगभग उसी स्तर पर खड़े हैं। इसे आधा अधोवर्ती या हाफ इन्फीरियर कहते हैं। गुलाब और आड़ू में ऐसा होता है ना? हाँ। बिल्कुल, गुलाब, प्लम, आड़ू, इन सब में। तो इसका मतलब अधिजायांगता में अंडाशय सबसे नीचे छिपा हुआ होगा। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। सबसे जरूरी हिस्से को सबसे नीचे क्यों रखेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। अधिजायांगता या एपिगाइनस में पुष्पासन एक प्याले की तरह ऊपर बढ़ता है और अंडाशय को पूरी तरह घेर लेता है और उससे जुड़ भी जाता है। तो गहना अब सिंहासन पर नहीं बल्कि एक तिजोरी के अंदर बंद है। एकदम सही। बाकी सारे हिस्से उस तिजोरी के ऊपर से निकलते हैं, इसीलिए इसे अधोवर्ती या इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। पर इसका फायदा क्या है? फायदा है अधिकतम सुरक्षा। जब अंडाशय इतना नीचे और सुरक्षित होता है तो उसे चरने वाले जानवरों या कीड़ों से नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये फल बनने के लिए एक बहुत सुरक्षित रणनीति है। अच्छा, जैसे सूरजमुखी और अमरूद में? हाँ, आप अमरूद को याद कीजिए, फूल के सूखे हिस्से फल के ऊपरी सिरे पर लगे रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अंडाशय नीचे था। वाह, ये तो एक पूरी सुरक्षा रणनीति है। अब मुझे समझ आया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए अब इन दरबारियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे बाहर वाले प्रहरी कैलिक्स। कैलिक्स की हर इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। ये आमतौर पर हरे और पत्ती जैसे होते हैं। जैसा हमने कहा, ये फूल के बॉडीगार्ड हैं जो कली की नाजुक अवस्था में अंदर के शाही हिस्सों की रक्षा करते हैं। और बॉडीगार्ड के पीछे शो के स्टार कोरोला यानी पंखुड़ियां। बिल्कुल, ये फूल के विज्ञापन वाले बिलबोर्ड हैं। इनका चमकीला रंग और मनमोहक खुशबू कीटों को दूर से ही खींच लाती हैं। इनकी बनावट भी अलग अलग हो सकती है, कुछ घंटी जैसी, कुछ कीप जैसी। ये भी खास कीटों को आकर्षित करने का एक तरीका है। मैंने सुना है कि कली के अंदर इन पंखुड़ियों के लगने का तरीका भी बहुत व्यवस्थित होता है, जिसे पुष्पदल विन्यास कहते हैं। हाँ, ये एक तरह का पैकिंग का तरीका है ताकि कम से कम जगह में पंखुड़ियां सुरक्षित रहें। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। कोरस्पर्शी में किनारे सिर्फ एक दूसरे को छूते हैं। और व्यावर्तित। व्यावर्तित में हर पंखुड़ी का एक किनारा अगली पंखुड़ी को एक खास दिशा में ढकता है, जैसे पंखे की ब्लेड। गुड़हल में ऐसा ही होता है। और बाकी 2 थोड़े और जटिल लगते हैं। तीसरा है कोरछादी, जिसमें ओवरलैपिंग तो है पर कोई खास पैटर्न नहीं, थोड़ा बेतरतीब सा। लेकिन चौथा वैक्सिलरी, वो सबसे दिलचस्प है। ये मटर और सेम के फूलों में मिलता है। अच्छा, उसमें क्या खास है? इसमें 5 पंखुड़ियां एक खास तरीके से लगी होती हैं। एक बड़ी पंखुड़ी 2 साइड वाली पंखुड़ियों को ढकती है और वे दोनों सबसे अंदर की 2 जुड़ी हुई पंखुड़ियों को ढकती हैं। ये इतना जटिल क्यों है? ये सिर्फ जटिल नहीं, ये एक चालाक मशीन है। ये एक भारी मधुमक्खी के लिए बनाया गया एक गुप्त दरवाजा है। गुप्त दरवाजा? हाँ, जब सही वजन वाली मधुमक्खी इस पर बैठती है
तो उसके दबाव से नीचे की पंखुड़ियां खुलती हैं और पराग उस पर लग जाता है। ये फूल और उसके परागण करने वाले के बीच एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। कोई छोटा मोटा कीड़ा इसे खोल ही नहीं सकता। कमाल है। मैं मटर के फूल को अब कभी वैसे नहीं देख पाऊंगी। चलिए अब नर अंगों यानी पुमंग की बात करते हैं। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। हर पुंकेसर में एक पतला डंठल यानी तंतु होता है और उसके सिरे पर एक परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं। यही परागकण नर युग्मक हैं। ये भी तो दूसरे हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं ना, जैसे बैंगन में। सही। जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़ जाते हैं तो उसे दल्लग्न कहते हैं। दल्लग्न। इसका फायदा ये है कि जब कोई कीट रस के लिए फूल के अंदर जाता है तो पंखुड़ी से जुड़ा परागकोश ठीक उसकी पीठ पर पराग छिड़क देता है। एकदम सटीक निशाना। और ये आपस में जुड़कर गुच्छे भी बना सकते हैं। हाँ, गुड़हल में सारे पुंकेसर जुड़कर एक नली बना लेते हैं। इसे एक संघी कहते हैं। मटर में वे 2 गुच्छों में होते हैं, 9 का एक गुच्छा और एक अकेला। इसे द्विसंघी कहते हैं। और नींबू में तो कई गुच्छे होते हैं। हाँ, उसे बहुसंघी कहते हैं। ये सब पराग को प्रस्तुत करने के अलग-अलग तरीके हैं। और अंत में दरबार का केंद्र, सबसे सुरक्षित हिस्सा, मादा अंग जायांग। जायांग एक या ज्यादा अंडपों से बनता है। हर अंडप के 3 हिस्से होते हैं। सबसे नीचे फूला हुआ अंडाशय जिसमें भविष्य के बीज यानी बीजांड होते हैं। अंडाशय से निकली एक पतली नली है वर्तिका, और उसके सिरे पर चिपचिपा वर्तिकाग्र है जो पराग कणों के लिए लैंडिंग पैड का काम करता है। टमाटर और गुलाब दोनों में कई अंडप होते हैं, पर वो अलग-अलग दिखते हैं। बिल्कुल। टमाटर में सारे अंडप आपस में जुड़कर एक ही अंडाशय बनाते हैं। इसे युक्तांडपी यानी सिनकार्पस कहते हैं। इसीलिए टमाटर एक सिंगल फल के रूप में विकसित होता है। और गुलाब में? लेकिन गुलाब या कमल में सारे अंडप आजाद होते हैं, अलग अलग। इसे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। तो अब सारे हिस्से अपनी अपनी जगह पर है, परागण हो चुका है। अब कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, फल और बीज का बनना। सही कहा। निषेचन के बाद पूरा दरबार बदल जाता है। पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और अंडाशय एक फल में बदलने लगता है और उसके अंदर के बीजांड बीज बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले अंडाशय के अंदर बीजांड कैसे लगे हैं ये भी महत्वपूर्ण है ना? हाँ, इसे बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये बीजों तक पोषण पहुंचाने का पाइपलाइन सिस्टम है। जैसे मटर की फली में दाने एक लाइन में लगे होते हैं। एकदम सही। उसे सीमांत बीजांडन्यास कहते हैं। जब आप टमाटर या नींबू को काटते हैं तो बीज बीज के एक कॉलम से जुड़े होते हैं, उसे स्तंभीय कहते हैं। और सरसों में वे दीवार पर लगे होते हैं, जिसे भित्तीय कहते हैं। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है। आम और नारियल दोनों को हमारे स्रोत अष्ठिल या ड्रूप फल कहते हैं, पर वे तो बहुत अलग दिखते हैं। यह एक बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि बनावट एक जैसी हो सकती है पर काम अलग अलग। दोनों में फल की दीवार यानी फल भित्ति 3 परतों में बटी है, बाहरी, मध्य और भीतरी। ठीक है। आम में बाहरी परत पतला छिलका है, बीज की मध्य फल भित्ति रसीला गूदा है जिसे हम खाते हैं, और भीतरी अंतः फल भित्ति वह कठोर गुठली है जो बीज को बचाती है। तो फिर नारियल में ये सिस्टम कैसे काम करता है? वो तो इतना अलग है। नारियल में जो हम बाजार से लाते हैं वो असल में सिर्फ गुठली है। उसकी रेशेदार मध्यफल भित्ति और हरी बाह्य फल भित्ति तो किसान पहले ही निकाल देता है। अच्छा, तो वो रेशा मध्यफल भित्ति है। हाँ, नारियल का रेशा मध्यफल भित्ति है जो उसे पानी पर तैरकर दूर दूर तक जाने में मदद करता है, और जिसे हम फोड़ते हैं वह कठोर अंतःफल भित्ति है। तो जिसे हम आम में खाते हैं यानी गूदा, वही हिस्सा नारियल में रेशा बन गया है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और अंत में इन फलों के अंदर होते हैं बीज यानी अगली पीढ़ी। हाँ, बीज के अंदर भविष्य का नन्हा पौधा यानी भ्रूण सो रहा होता है। उसके पास अपना लंच बॉक्स भी होता है जिसे बीज पत्र कहते हैं। जैसे चने या राजमा में होते हैं। बिल्कुल। चने जैसे द्विबीजपत्री बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं जिन्हें हम दाल के रूप में अलग कर सकते हैं। लेकिन मक्का या चावल जैसे एक बीजपत्री बीजों में सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है। तो हमने एक फूल की पूरी कहानी समझी, एक मिशन के तौर पर।
ये सिर्फ एक सुंदर रचना नहीं बल्कि एक अत्यधिक कुशल मशीन है जिसका हर पुर्जा, हर डिजाइन एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, जीवन को आगे बढ़ाना। बिल्कुल। हर फूल जिसे हम अक्सर यूं ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने आप में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये अगली पीढ़ी को बनाने, उसे बचाने और उसे दुनिया में फैलाने का एक अविश्वसनीय ब्लूप्रिंट है। इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में पुष्पी चित्र और पुष्पी सूत्र का उल्लेख है, जो किसी भी फूल की पूरी जानकारी को एक छोटे से फॉर्मूले में लिखने का तरीका है। जरा सोचिए, अगर हम हर फूल को एक सुंदर वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक कोड की तरह देखें जिसे पढ़ा जा सकता है, यह हमें प्रकृति के पैटर्न को समझने का एक नया नजरिया दे सकता है। जैसे हम किसी भाषा की व्याकरण सीख रहे हो, तब शायद हम सिर्फ फूलों को देखेंगे नहीं, हम उन्हें पढ़ पाएंगे।